सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सहारनपुर दौरा। करीब 2000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज से यूपी में स्वगणना की शुरुआत। सीएम योगी पोर्टल पर भरेंगे अपनी जानकारी। आज से 21 मई तक होगी स्वगणना। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल। आय से अधिक संपत्ति को लेकर याचिका दाखिल। याचिका की स्वीकार्यता पर 12 मई को होगी सुनवाई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी की पेंशन राशि। 1 क्लिक से पेंशनर्स के खातों में भेजे 111 करोड़ 82 लाख। जरूरतमंद लोगों के सशक्तिकरण का दोहराया संकल्प। रुड़की में 84 उत्तराखंड बटालियन एनसीसी का भव्य सम्मान समारोह। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने मेधावी कैडेट्स को बांटी छात्रवृत्ति। देशभक्ति और अनुशासन के जज्बे के साथ सेना में करियर बनाने का दिया मंत्र। देहरादून में जून तक पूरे होंगे अंडरग्राउंड केबलिंग के काम। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में की बड़ी बैठक। जिलाधिकारी करेंगे केबलिंग प्रोजेक्ट की ग्राउंड रिपोर्टिंग। सड़कों की खुदाई और मरम्मत के लिए समय सीमा तय। चंपावत में अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी और जिलाध्यक्ष चिराग फतियाल के नेतृत्व में चला हस्ताक्षर अभियान। सेना में स्थायी भर्ती की उठाई मांग। नमस्कार, न्यूज 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे करीब 2000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री कई अहम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिससे पश्चिमी यूपी के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। सीएम दोपहर करीब 1 बजे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद जड़ौदा जटगांव में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा से लेकर व्यवस्थाओं तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरे को आगामी राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी घेरे में आ गए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की ओर से दायर इस याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की स्वीकार्यता पर अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है। अब इस मामले ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है और भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जनगणना को लेकर आज से बड़ा अभियान शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ खुद स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे और पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करेंगे। खास बात यह है कि अब आम लोग भी घर बैठे मोबाइल नंबर से लॉगिन कर अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। 21 मई तक चलने वाली इस स्वगणना प्रक्रिया में लोगों को पोर्टल पर 34 सवालों के जवाब देना होंगे। इसके बाद 22 मई से सरकारी कर्मचारी घर घर पहुंचकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। डिजिटल जनगणना के इस नए मॉडल को लेकर पूरे यूपी में उत्साह और चर्चा तेज हो गई है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव लखनऊ पहुंचे, जहां ताज होटल में उनकी खास मुलाकात उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद से हुई। इस दौरान एसीएस संजय प्रसाद अपनी धर्मपत्नी के साथ सदगुरु से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। ताज होटल में हुई इस शिष्टाचार भेंट को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी चर्चा तेज है। बता दें कि सदगुरु के लखनऊ आगमन को लेकर के उनके अनुयायियों में खास उत्साह देखने को मिला।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से होगी। बताया जा रहा है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ममता बनर्जी को नैतिक समर्थन देने के उद्देश्य से कोलकाता पहुंच रखे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसे विपक्षी एकजुटता और आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश के इस दौरे ने राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चाओं को हवा दे दी है। मथुरा में पुलिस और बावरिया गिरोह के बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। सुरीर थाना पुलिस ने 50-50 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश धर्मवीर उर्फ लंबू और राजेंद्र उर्फ पप्पू को एनकाउंटर में मार गिराया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाशों ने हाल ही में एक कारोबारी के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और यूपी पुलिस की सख्त कार्रवाई को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। मेरठ में पुलिस ने किसान नौजवान बचाओ पदयात्रा रोकी। कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही थी ये पदयात्रा। बता दें कि पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता आगे जाने की जिद करने पर अड़े रहे और मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। अनुमति न होने का हवाला देकर पुलिस ने यात्रा रोकी। दिल्ली रोड नवीन मंडी पर यह पदयात्रा होनी थी, लेकिन पुलिस ने यहां अनुमति न होने की वजह से यात्रा को रोका। दोनों के लगे ललितपुर में आरटीओ विभाग को खुली चुनौती दी गई, जहां नो एंट्री खुलते ही शहर की सड़कों पर ओवरलोड भारी वाहन दौड़ने लगे। स्टेशन रोड ओवरलोड ट्रकों का कॉरिडोर बन चुका है। हर दिन दोपहर 2:30 बजे के बाद और रात 8 बजे के बाद शहर के बीचों बीच ओवरलोड ट्रक फर्राटे भरते दिखाई देते हैं और जहां जनता की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। ओवरलोड वाहनों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग मौन है। अब देखना होगा क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे या फिर यूं ही चलता रहेगा ओवरलोड माफियाओं का खेल। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 क्लिक के जरिए अप्रैल महीने की पेंशन सीधे खातों में भेजी। 7,05,000 से ज्यादा पेंशनर्स को करीब 111 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी की गई। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान भरण पोषण अनुदान, तीलू, रौतेली और बोना पेंशन के हितग्राहियों को लाभ मिला। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कमजोर और जरूरतमंद लोगों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। हर साल करीब 60,000 नए लोग पेंशन योजनाओं से जुड़ रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को योजना का लाभ मिले। वहीं मंत्री खजान दास ने कहा कि पेंशन योजनाओं में पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है, जिससे हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। देहरादून में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह दिख रही है वो नई नहीं बल्कि उनकी पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। कांग्रेस की राजनीति हमेशा भ्रम और जनता को गुमराह करने पर आधारित रही है। अब पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां उसके अपने नेता और कार्यकर्ता ही असहज महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी और उनकी कमजोर विचारधारा को जनता समझ चुकी है। आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है वो उसके अपने कर्मों का नतीजा है। आपको पहले से मालूम है कि पहले भी गुजराल जी पर आरोप लगाए गए थे कि पिछले चुनाव में 16 टिकट बांटे गए, 25 टिकटों का सौदा हो गया और अब स्थितियां यहां तक पहुंच गई कि किसी को बिठाने और गिराने को लेकर भी पैसे दिए जाने लगे और पैसे लिए जाने लगे। अब ये चीजें साबित हो चुकी है, सिर्फ आरोप मात्र नहीं है, ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल जोर पकड़ रखी है। 10 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए अब तक 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। करीब 7 लाख लोग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि यात्रा सुगम और सुरक्षित तरीके से चल रही है। प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार यात्रा पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। राज्य सरकार भी चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यमुनोत्री में 1,16,238 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 1,15,042 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। केदारनाथ में 3,44,889 और बद्रीनाथ में 1,85,662 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर के 7,61,831 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। पिथौरागढ़ में सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान के एनसीसी कैडेट द्रविड़ वर्मा को डीजी एनसीसी कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। कड़ी मेहनत, अनुशासन और देश सेवा के जज्बे के लिए उन्हें डीजी एनसीसी कमेंडेशन सम्मान दिया गया। 80 यूके बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एरी और सूबेदार मेजर गंगा सिंह ने द्रविड़ वर्मा को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने कहा कि ये उनकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व क्षमता का नतीजा है। वहीं संस्थान के निदेशक अजीत सिंह और एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट हेमंत जोशी ने भी खुशी जाहिर कर संस्थान ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। एनसीसी द्वारा डीजी एनसीसी कमेंडेशन कार्ड मिला, जिसके लिए मैं अपने माता पिता, कमांडिंग ऑफिसर 80 के बटालियन एनसीसी पिथौरागढ़ लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एडी सर, नंदीपरी सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर, एएनओ सर, 80 के बटालियन के समस्त पीआई स्टाफ और वर्किंग स्टाफ और अपने बडीज का शुक्रिया करना चाहूँगा, जिनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली और उनसे प्रेरणा ली। मैं कमेंडेशन कार्ड से प्रेरित होकर भारतीय सेना में एज एन ऑफिसर भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। हरिद्वार में हिंदूवादी संगठन ने भीम आर्मी के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बजरंग वाहिनी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भीम आर्मी के नेता अभद्र टिप्पणी कर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं और सनातन के प्रति अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हिंदूवादी संगठन ने एसएसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। को लेकर काफी आपत्तिजनक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिनमें कि देवी देवताओं को, हिंदू धर्म को बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया जा रहा है और अभद्रता की हदें पार हो चुकी हैं। जब एक गंभीर मुद्दा है, इसीलिए जो है हम ये प्रेस वार्ता रखी है। कठोर कानूनी कार्रवाई जब तक ना हो, प्रभावी कानूनी कार्रवाई जब तक ना हो, तब तक तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा। सनातन संस्कृति पे अभद्र टिप्पणियां जो हो रही है, उसके खिलाफ जो ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाए। और मेरा आम नागरिकों से भी यही अपील है कि जो लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो इस तरह की आपत्तिजनक चीजें कर रहे हैं हमारे समाज में और अभद्र टिप्पणियां हमारे संस्कृति पे, हमारे जो सनातन संस्कृति पे, जो हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, इनका विरोध कीजिए। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ नजर आ रहा है। देहरादून में बीते दिन हुई बारिश के बाद तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी इलाकों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे आया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में पारा 6 डिग्री तक लुढ़का है। मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 मई को पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। 8 से 10 मई के बीच ज्यादातर मैदानी जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। 11 मई को फिर से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कामों को लेकर नगरायुक्त के नगर निगम हल्द्वानी और संबंधित विभागों के साथ अभी 2 दिन पहले भी बैठक की गई थी और उसमें
पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी जो मिटिगेशन के उपाय किए जाने हैं उसके लिए कहा गया है। साथ में जो गतिमान कार्य हैं और उनको आपदा के दृष्टिगत, मानसून के दृष्टिगत उसमें तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि 15 जून के बाद, चूँकि हमारा 3 महीने का सत्र रहता है, तो उसमें किसी तरह की असुविधा ना हो, खासकर जल भराव को लेकर किया गया है। और इसमें जहाँ पे नाले चौक होते हैं उसको तोड़ करके और जाली इत्यादि लगाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। मुख्य समस्या जो इंदिरा नगर नाले में आती है उसको कल भ्रमण किया गया था और ये पाया गया कि अतिक्रमण को लेकर के वहाँ पर बार बार नाले चौक हो रहे हैं। तो अतिक्रमण चिन्हित करने के लिए नगर निगम की टीम और राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया गया है। एक बार अतिक्रमण चिन्हित हो जाएगा तो उसको नोटिस देने के उपरांत इस नाले पे से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। रुड़की के कैप्टन आशीष शर्मा की साहस की कहानी सामने आई है। कैप्टन आशीष शर्मा करीब 65 दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे रहे और जहां युद्ध जैसे हालात है, चारों तरफ मिसाइल और ड्रोन का खतरा था, समुद्र में हजारों जहाज रुके हुए थे। कैप्टन आशीष शर्मा 28 फरवरी से अपने जहाज के साथ ही वहीं पर थे। हर पल खतरा होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने 24 साथियों का हौसला बनाए रखा और सभी को सुरक्षित रखा। 65 दिन बाद जब सकुशल रुड़की लौटने पर आशीष शर्मा के परिवार और परिचितों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनको भी आ दो ना, बच्चों को सारे बन जाएंगे। दुबई में किसी यहाँ लोड करते हैं उसमें। हरिद्वार में आगामी कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह फुल्लट ने अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यातायात, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कावड़ मार्ग से जुड़े सभी जरूरी निर्माण कार्य 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं, जिससे यात्रा में कोई परेशानी न हो। नगर निगम साफ सफाई और शौचालय का ध्यान रखे, वहीं जल संस्थान जल व्यवस्था दुरुस्त रखे। इसके अलावा सड़कों, बिजली लाइनों और स्ट्रीट लाइट भी ठीक रखी जाए। सभी विभाग मिलकर काम करें। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। लाइन डिपार्टमेंट के साथ बैठक की गई। पिछले 2-3 साल के जो कावड़ यात्रा देखी हमने, इसमें अच्छी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। इस बार भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि भारी संख्या में कावड़ यात्री यहाँ पर आएंगे। उसको देखते हुए क्या क्या और बेटर हम इंतजाम कर सकते हैं। हाईवे पे भी काम चल रहा है, सीवर लाइन का काम चल रहा है, कुंभ मेले के भी काफ़ी काम चल रहे हैं, तो उनको देखते हुए कैसे हम प्लानिंग करेंगे उसके बारे में आज चर्चा की गई है। सभी डिपार्टमेंट्स को अपना एक्शन प्लान बनाने को कहा गया। 15 दिन बाद पुनः हम बैठक करेंगे और जो भी उनकी बजट रिक्वायरमेंट होगी, एक्शन प्लान होगा, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। इसलिए अभी 2 महीने एडवांस में बैठक की गई। उसमें पुलिस के जो कंसर्न थे इन सबको बताए गए, जैसे कि किन ब्रिजेस पे क्या काम होना है, पार्किंग की व्यवस्था कैसे होनी है, लाइट, पानी, और जैसे कि यातायात हम सुचारू रूप से चला सकें, और विगत वर्षों में क्या ऑब्जर्वेशंस रहेगी जिनको और बेहतर करके मेले को अच्छे से कराया जा सकता है, सिक्योरिटी के क्या कंसर्न्स हैं। और चूंकि इस बार कांवड़ का मेला जो है थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, तो उस वक्त बारिश भी अपने पीक पे होगी, तो उसके लिए क्या अतिरिक्त सावधानियां डिपार्टमेंट्स को रखनी होंगी, किस प्रकार की तैयारी करनी होगी, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किस तरीके का होगा, इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। लक्सर में मेडिकल अफसर पर फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 27 अप्रैल को बाड़ी टीप गांव के पास बाइक सवार हमलावरों ने मेडिकल अफसर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। हमले में डॉक्टर, उनकी सास और साले की जान बाल बाल बची थी। पुलिस इस मामले में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी बाबा मंगत दास का पीड़ित डॉक्टर के परिवार से पुराना संबंध है। आपसी मनमुटाव के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको पता ही है कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका था, जिसमें एक अन्य व्यक्ति, उसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया, एक अन्य व्यक्ति जो कि बाबा मंगत दास है उर्फ सागर है, उसके द्वारा उन पर गोली चलाई गई। उसकी पूछताछ के आधार पर और प्रयास किए गए तो ये जो बाबा है मंगत दास, ये गिरफ्तार हुआ। इसके कब्जे से एक पिस्टल और कुछ बुलेट हुई।
चंपावत में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पिता का इलाज कराने जिला अस्पताल आई पीड़िता को अगवा कर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसे सल्ली गांव से बरामद किया। आरोपियों ने उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा था। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस के प्रांतीय सचिव आनंद मेहरा ने सामूहिक दुष्कर्म को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए सल्ली गई थी, वह वहां से मिसिंग है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली चंपावत का फोर्स मौके के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जानकारी जुटाई व पीड़िता की खोजबीन हेतु लग गए। इसी क्रम में एक डेयरी के पास से लड़की की बरामदगी हुई। बरामद पीड़िता से बातचीत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर तत्काल पीड़िता को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार व मेडिकल परीक्षण कराया गया। बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। ये भी बताया गया फोनकर्ताओं के द्वारा कि पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, और चूंकि मामला यह है कि इसमें भी भाजपा का कोई पदाधिकारी शामिल है, इसलिए पुलिस एफआईआर करने से बच रही है। तो पुलिस कृपया उत्तराखंड की जनता को लक्ष्य माने कि हमें इनका हित करना है, राजनीतिक नेताओं का हित अहित छोड़ दीजिए। चंपावत में एक बार फिर एक दुखद घटना सामने आई है। पूरे प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अन्याय अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के मन से कानून का खौफ, पुलिस का डर निकल चुका है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपावत से विधायक हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में कल रात एक घटना घटित हो गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 360 के साथ। नमस्कार।